नमस्कार। आज हम महिला आयोग के संबंध में जो आपके मध्य प्रदेश पीएससी, ठीक है, एमपी पीएससी में मेंस का एक टॉपिक है और वनडे एग्जाम के लगभग सभी पेपरों में महत्वपूर्ण रहता है आयोग। तो महिला आयोग के बारे में कौन से क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में आ सकते हैं, कौन से मेंस परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मुख्य परीक्षा में जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या योगदान रहा है, क्या उपलब्धियां रही, क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं महिला आयोग के समक्ष, कौन सी कार्य हैं, कौन सी शक्तियां हैं, किन उद्देश्यों के लिए महिला आयोग का निर्माण किया गया, महिला आयोग का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, इनका गठन कौन करता है, इनकी पदावधि क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में मुख्य परीक्षा में आते हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं में भी बहुत से क्वेश्चन इसके आने की संभावनाएं रहती हैं। तो वनडे एग्जाम हो चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो, इसके लिए महिला आयोग के संबंध में कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उस श्रृंखला में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कैसे हुआ। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है, एक अधिनियम आया 1990 का। उस अधिनियम का क्या नाम है? तो अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 या राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग अधिनियम 1990। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अधिनियम 1990 का है। 1990 का अधिनियम आया तो अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। तो जब कभी भी किसी अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत किसी आयोग का गठन होता है तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी संस्था को हम बोलते हैं सांविधिक संस्था। तो एक क्वेश्चन और बना कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी संस्था है, सांविधिक है कि संवैधानिक है। तो संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उपबंध संविधान में हो, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, ओबीसी आयोग, एससी एसटी आयोग। लेकिन यह संविधान द्वारा नहीं बल्कि अधिनियम द्वारा बना है। तो अधिनियम द्वारा हो तो इसे सांविधिक संस्था या सांविधिक निकाय कहा जाएगा। 1990 की एक धारा है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3, इसके तहत इसका गठन किया गया। धाराएं अगर याद रहें तो आपको लिखना है, अन्यथा उसमें लिखने से आप बचिए, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। फिर आता है इसका गठन किसने किया है? भारत सरकार ने किया। कब किया है या कब स्थापना की गई? तो स्थापना हुई है 1992 को। जो लोग मुख्य परीक्षा के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा डेटों को और ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा वाले व्यक्ति भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनेगा कि इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई 31 जनवरी 1992 को। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है किस अधिनियम से? तो 1990। तो 90 और 92, ठीक। फिर इसके बाद अब जब आयोग बना है तो इसमें संरचना, तो कितने लोगों से मिलकर के बना है? तो कितने लोग से मिलकर के बना है? इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होगा। जनरली जो सदस्य सचिव होता है, मानव अधिकार में महासचिव होता है, वह होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। तो एक क्वेश्चन या लिखते समय आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित 6 अशासकीय सदस्य हैं और एक शासकीय सदस्य है। शासकीय का मतलब होता है जो सरकार की सेवा में पहले से हो। और जितने भी आयोग के निर्णय होते हैं उन सबको जो प्रमाणित करता है, जो उसमें हस्ताक्षर करेगा, वो सदस्य सचिव ही करता है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है कि एक होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष जरूरी नहीं कि शासकीय कर्मचारी हो, अशासकीय सदस्य इसके अंतर्गत रहता है। और इसमें कौन व्यक्ति बनेगा, उसकी योग्यता क्या है? तो ऐसा कोई भी महिला जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति या महिलाओं के हित के प्रति समर्पित हो। महिलाओं के हित के प्रति समर्पित हो, महिलाओं के प्रति समर्पित नहीं। तो अध्यक्ष में ध्यान रखना, अध्यक्ष वही बनेगा महिला आयोग का जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो, ठीक है। सदस्य कौन बनेगा? तो 5 सदस्यों में इनकी योग्यता है जो कानून के संबंध में जानकारी रखता हो, विधि के संबंध में, प्रशासन के संबंध में जानकारी हो, स्वास्थ्य के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो और समाज कल्याण का जो काम करता हो। तो कानून के संबंध में, प्रशासन के संबंध में, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज कल्याण के संबंध में विशेष योग्यता रखने वाले 5 सदस्य इस आयोग में होंगे, जिसमें एक एससी और एक एसटी, अर्थात 5 में से 2 ये तो होंगे ही होंगे। तो एक एससी कैटेगरी का और एक एसटी का ध्यान रखना। मुख्य परीक्षा में जब लिखना तो ये नहीं हो कि एससी एसटी में कोई एक, यहां लिखा है एससी से एक और एसटी से एक, मतलब
अनुसूचित जाति का 1 और अनुसूचित जनजाति का 1, एक सदस्य महिला आयोग में इन कम्युनिटी के होंगे। ठीक है, और एक सचिव होगा जो संघ सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होना चाहिए, उसी को बोलेंगे सदस्य सचिव। तो ये होता है शासकीय सदस्य और ये होते हैं अशासकीय सदस्य। तो अगर हम बात करें कि शासकीय टोटल मिला करके तो ये 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष, तो 6, और शासकीय को जोड़ देंगे तो टोटल हो गए 7। मुख्य परीक्षा में ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसमें इनकी नियुक्ति कौन करेगा, अध्यक्ष और सचिव की। तो अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति करता है केंद्र सरकार। जो नियुक्त करता है उसी को ये त्याग पत्र दे सकते हैं। तो केंद्र सरकार को ही ये त्याग पत्र दे करके कभी भी पद त्याग कर सकते हैं और यही इनकी नियुक्ति करवाएगा। अब आता है कितना पदावधि रहेगी, कितने समय तक पद पे रहेंगे। तो पद पर रहेंगे ये 3 वर्ष या केंद्र सरकार जो नियत कर दी अवधि। ठीक है, तो 3 वर्ष का इनका वर्तमान में है कार्यकाल। ठीक, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इस आयोग को बनाने का आखिर ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों बनाना। तो इसमें बहुत से विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर यदि आयोग बन गया तो क्या न्यायालय की शक्तियां कम नहीं हुई। तो देखिए, हर व्यक्ति पहले जाता है थाने जाकर के जाएगा कहां, कोर्ट। अब यहां पर कोर्ट में मामले का प्रोसीडिंग चलेगी या न्यायालय में जब मामला चलने लग गया तो न्यायालय में किसी भी मामले की तह तक पहुंचने के लिए, उस अधिकार के, उसके प्रवर्तन के लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। और जब तक प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तब तक उसको कोई उपचार प्राप्त नहीं होगा। जैसे तुम्हें किसने मारा, कब मारा है, क्यों मारा है, कैसे मारा है, सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव रखेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति पीड़ित है वो बेचारा अपना बयान देगा, साक्ष्य देगा। सिद्ध कर दिया तो सजा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो न्यायालय वहां पर पूरी प्रक्रिया का एक पालन करने के बाद ही किसी व्यक्ति को सजा देगा या उसे बाइज्जत बरी करेगा। आयोग बन जाने से यह फायदा है कि यहां पर आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज, कोर्ट वगैरह में तो आप जाओगे तो पहले पैसे लगेंगे। यहां आप एप्लीकेशन लिख करके आयोग को बताइए। अब आयोग उस मामले का कॉग्निजेंस लेकर के उसमें आपको जो अन्य विधिक सहायताएं भी प्राप्त करने का अधिकार आपके पास है, जैसे महिलाओं को, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अगर आपको नहीं है जानकारी या आपको मिसगाइड किया जाता है तो उसके लिए आयोग है। तो आप आयोग में शिकायत कर सकते हैं। आयोग उसके बारे में कॉग्निजेंस लेकर के सरकार को उस मामले की सिफारिश करेगा या आयोग के माध्यम से उस थाने में एफआईआर या उसका इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए एक दबाव बनाया जाएगा। और एक बात और है कि अगर मामला न्यायालय में मान लो चला गया और किसी व्यक्ति ने आयोग में शिकायत कर दी तो न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि स्पष्ट होता है यह, जैसे मानव अधिकार में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो कोई भी आयोग बिना न्यायालय की परमिशन के उस पर कॉग्निजेंस या उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस पर कोई जांच नहीं करेगा। न्यायालय की अनुमति होगी तभी जांच की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो यह कहना कि आयोग में मामला चला जाना या आयोग में संज्ञान ले लेना, मामले का जांच करना स्टार्ट करना न्यायालय की शक्ति को कम करने वाला है, यह नहीं है। क्योंकि न्यायालय की शक्ति ऑलरेडी सुप्रीम है। अर्थात अगर मामला कोर्ट में है तो कोई भी आयोग उस मामले की जांच नहीं कर सकता है जब तक कि न्यायालय की परमिशन ना ले ली जाए। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन रहते हैं, खासतौर से एमपीपीएससी वाले स्टूडेंटों के, कि सर आयोग का निर्माण क्यों किया गया, तो आयोग का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि बेहतर संरक्षण हो। बेहतर संरक्षण क्यों किया जाए, आपने संविधान पढ़ा होगा। संविधान का आर्टिकल 15+3 क्या कहता है, महिलाओं का और बालकों की विशेष संरक्षण। तो विशेष संरक्षण कैसे मिलेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाने पड़ेंगे। तो अब कानून तो कई बन गए, लेकिन उन कानूनों को प्रवर्तन करने में आ रही है समस्याएं। तो जब समस्याएं आती हैं तो समस्याओं का निराकरण करने के लिए हर व्यक्ति या हर महिला या हर बालक हर अधिकार के प्रवर्तन के लिए बार बार सरकार से या सरकारी मशीनरी से नहीं जूझ सकता। तो उसके लिए आयोग का निर्माण किया गया कि आयोग का काम है कि वह संवैधानिक विधिक अधिकार जो हैं, जैसे महिला आयोग के संबंध में तो महिलाओं का, तो महिलाओं के जो संवैधानिक और विधिक अधिकार हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, उन्हें प्राप्त उपचार समय समय पर मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक हमारी संस्था बनी और जो है कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए, संरक्षण के लिए। तो इसलिए इसका यह उद्देश्य है कि आखिर इस एक्ट में हम किन बातों को ध्यान रखेंगे, क्यों बनाया गया यह एक्ट। तो उद्देश्य था महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना। तो महिलाओं के कौन से अधिकारों का संरक्षण करना, तो संवैधानिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं,
आर्टिकल 14 पढ़ा होगा, 15 पढ़ा होगा, आर्टिकल 39। यहां ध्यान रखना संवैधानिक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है संवैधानिक मूल अधिकारी हूं। आपने डीपीएसपी में कई अधिकार पढ़े होंगे, प्रसूति सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, पढ़ा है। महिलाओं की जहां पर काम करती हैं उनके लिए एक अच्छा वातावरण, ठीक है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखना, ठीक है, बालकों के सुकुमार अवस्था की बात। तो कहने का मतलब डीपीएसपी हो चाहे फंडामेंटल राइट हो, संविधान में जहां जहां महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है उनका बेहतर संरक्षण हो, यह इसका उद्देश्य है। और इसकी ये समीक्षा करेंगे, मतलब इसकी जांच करेंगे। विधिक अधिकार आईपीसी के अंतर्गत, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत जिसमें वेश्यावृत्ति वगैरह के अपराध हैं, ठीक है, ये अपराध हो गए। महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम, तो महिलाओं के लिए इतने कानून बने हैं, तो उन कानूनों में महिलाओं के कई अधिकार हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, सीआरपीसी में महिला को गवाही देने के लिए थाने नहीं बुला सकता कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। महिला की एज चाहे जितनी ही क्यों ना हो। पुरुषों में भी छूट है, लेकिन पुरुषों में 15 वर्ष से कम आयु के बालक का और 65 वर्ष के अधिक आयु के बुजुर्गों को, बीच के लोगों को कोर्ट कभी भी, पुलिस वाले कभी भी बुला सकते हैं। मैं थाने की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। थाने में धारा हमारे यहां जो अभी सीआरपीसी पहले थी 1973 की, तो सीआर जिसका अब बीएनएसएस नाम हो गया, तो वहां पर महिलाओं को थाने में बुला करके उनकी गवाही नहीं ली जाएगी, अर्थात अन्वेषण में महिलाओं को थाने नहीं बुलाया जाएगा। यह महिलाओं का अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। सीआरपीसी में ही प्रावधान है कि महिलाओं की गिरफ्तारी रात्रि में नहीं होगी, 46 के अंतर्गत है। रात्रि में यदि गिरफ्तारी करना है तो एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि उस क्षेत्र का जहां महिला की गिरफ्तारी होनी है, उस क्षेत्र का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पहले परमिशन दे और फिर कोई भी महिला पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी करेगी। सीआरपीसी में ही यह प्रावधान है कि महिलाओं की जब तलाशी ली जाती है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ली जाएगी और शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जाएगी। पुरुषों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो महिलाओं के लिए जो ये अधिकार में अभी बताया आपको, ये कैसे अधिकार है? उनके विधिक अधिकार है। महिला पुरुष का पीछा करे तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन पुरुष महिला का पीछा करेगा तो अपराध है। तो ये उनके विधिक अधिकार आईपीसी की धारा 354D के अंतर्गत था, ठीक है। तो अगर महिलाओं के जो भी विधिक अधिकार हैं वहां पर उन अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले ये भी आया जब, तो उसमें एक तो कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे बोला, एक मेंटेनेंस पे बोला। मेंटेनेंस क्या है? महिला का अधिकार है, पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने का, भरण पोषण करने का अधिकार है। पति मेंटेनेंस देकर के कोई एहसान नहीं कर रहा है, उसका लीगल राइट है और स्पष्ट लिखा हुआ है एक्ट में। तो ऐसे अधिकारों का संरक्षण हो और महिला को उचित उपचार प्राप्त हो, यह महिला आयोग बनाने का सरकार का उद्देश्य रहा है। संविधान में जो बताए गए अधिकार हैं, जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, विधि के समक्ष समता होगी, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। जब नियोजन करोगे अर्थात सेक्शन 60 आर्टिकल 16 के अंतर्गत, तो वहां पर भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ। तो ऐसे जहां जहां महिलाओं के हितों की बात की गई है, उन सभी जगह संविधान में, विधि में यह कहा गया है उनकी विधिक राइट है। जैसे अगर पति लुटेरा है, लूटपाट करके पैसा लेकर के कहीं आता है अपने घर और अपनी पत्नी के पास छुप जाता है, पत्नी ने उसको संरक्षण दिया, तो क्या पत्नी अपराधी है? पत्नी अपराधी नहीं है, क्योंकि इसमें संशय का जो अपराध होता है वो विधिक राइट के अंतर्गत बताया गया कि पति पत्नी दोनों को एक माना जाता है और वहां पर पत्नी को लायबल नहीं करेंगे। हालांकि कई बार देखा होगा आपने कि पुलिस कार्यवाही में उनको आपराधिक षड्यंत्र के रूप में षड्यंत्रकारी मान लिया जाता है, लेकिन कोर्ट उसमें लगभग जमानत दे देती है, ठीक है। तो महिलाओं की ये जितने भी लीगल राइट हैं उसमें ध्यान रखेंगे। जैसे अभी बीएनएस की एक धारा बहुत फेमस हुई 69 कि अगर किसी व्यक्ति ने वचन दिया कि मैं तुमसे विवाह करूंगा और उसके साथ इंटरकोर्स करता है, मैथुन करता है, और बाद में विवाह करने से मुकर जाता है। अब चूंकि पहले समस्या ये आती थी कि महिला रेप का केस लगाती थी कि मैंने सहमति इसलिए दी थी कि मैं मानती थी मेरा पति है। पति होने के लिए हमारे यहाँ संस्कार कुछ ना कुछ होना चाहिए, सब पति होना चाहिए, तो कई बार लड़के बच जाते थे। अब अभी बीएनएस धारा जो आई है, बीएनएस की धारा 69, उसमें लिख दिया है कि अगर कोई वचन देकर के महिला के साथ इंटरकोर्स करेगा तो वहां पर अब उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान विधायिका ने कर दिया है। तो ये महिला कैसा हुआ? लीगल राइट। महिला के बारे में या महिला की लज्जा के बारे में अनादर करना, लज्जा भंग करना, ठीक है, इंसल्ट करना उसकी मॉडेस्टी को, कोई गाने गाना, कोई कमेंटबाजी करना,
किसी भी प्रकार का कोई आंखों का, ओंठों का, हाथों का प्रयोग करके किसी प्रकार से महिला की लज्जा का अनादर कोई करता है, तो यहाँ पर महिला के लज्जा अनादर करने का जो अपराध किया है उसके संबंध में भी हमारे यहाँ अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अब न्यायालय तो है ही है, लेकिन महिला आयोग का भी निर्माण किया गया कि महिलाएं अपनी शिकायत करें और महिला आयोग इन अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए अपनी समय समय पर सिफारिश दें। फिर विधिक उपचार संबंधी उपाय, अब ये ध्यान समझना, महिला के पास लीगल राइट तो है, लेकिन क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि लीगल राइट क्या है महिला के पास। अब महिला के पास लीगल राइट है कि वह जाकर के एफआईआर लिखाए, तो एफआईआर लिखाने जाती है तो देखती है वहां सब पुरुष बैठे हुए हैं। अब महिला के साथ मान लीजिए रेप या लज्जा भंग जैसे अपराध हुए हैं, अब वहां पर महिला कहीं ना कहीं संकोच में है। तो अभी 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया था सीआरपीसी में 154, जिसमें यह कहा गया कि अब महिलाओं के संबंध में एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखी जाएगी। ठीक है, तो अगर कभी थाने महिला जाती है और एफआईआर लिखाना चाहती है और वहां पुलिस अधिकारी बैठे हैं, तो वहां पर वह डिमांड कर सकती है, उसका अधिकार है कि वह उसकी एफआईआर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाए। अब मान लो महिला पुलिस अधिकारी गांव वगैरह में नहीं है, तो उसका भी प्रावधान विधायिका ने कर दिया है कि कोई भी महिला अधिकारी या महिला पुलिस अधिकारी है तो महिला पुलिस अधिकारी, तो कोई महिला अधिकारी में जो अधिकारी रैंक की है, जैसे 11वीं 12वीं की जो व्याख्याता होती हैं, जो महिला है या सीईओ है, ठीक है, सीएमओ है नगर पंचायत की, तो ऐसी अगर महिला अधिकारी है तो वह भी एफआईआर लिख सकती है। तो विधिक उपचार संबंधी उपाय भी इनके संबंध में सरकार को सिफारिश करना या ऐसे अधिकारों के बारे में जागरूकता भी फैलाई जाएगी कि आपका लीगल राइट है। कोर्ट में महिला जाती है और पता चलता है कि वहां पर पूरा मामला वकील भी पुरुष और एडीपीओ भी पुरुष, जो जज है वो भी पुरुष, तो धारा 26 सीआरपीसी में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो महिला न्यायाधीश द्वारा ही महिलाओं का केस सुना जाएगा। तो ऐसे कई सिफारिशें आयोगों की मानी गई, ठीक है, विधि आयोग की, महिला आयोग की, और उसके बाद 2008 में एक अमेंडमेंट करके धारा 26 सीआरपीसी में भी यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं का केस यथासंभव महिला द्वारा ही सुना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इनकी सिफारिश करना कि इन उपायों को, महिला के पास पैसे नहीं है, पति ने मार करके घर से निकाल दिया, पैसा दे नहीं रहा है, अधिकार तो है मेंटेनेंस का, लेकिन अधिकार के बारे में महिला को जानकारी नहीं है, कैसे प्रवर्तन होगा, तो इनके उपाय बताने के लिए सिफारिश करने का काम है कि सरकार यहां पर पैसा खर्च करे और सरकार उनके इन विधिक अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था करे। ठीक, अगला है शिकायतों का निराकरण। जितनी भी शिकायतें महिला आयोग में आएंगी उनका एक समयबद्ध, अर्थात एक समय ड्यूरेशन तय करेंगे, शिकायतों का निराकरण करेंगे ताकि महिलाओं का बेहतर संरक्षण हो पाए, चाहे उनके संवैधानिक अधिकार हों और चाहे उनके विधिक अधिकार हों। तो शिकायतों का निराकरण करना, और लास्ट है महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों में सरकार को सुझाव देना। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पहले एफआईआर लिखने जाती थी महिलाएं, तो उन्हें समस्या होती थी कि वह पुरुष बैठा हुआ थाना प्रभारी, उसके सामने कैसे अपनी बात बोले। तो सुझाव हुआ, चेंजेस आए। ठीक है, तो जिन मामलों में महिलाओं को समस्याएं आती हैं या महिलाओं को प्रभावित करने वाले कोई ऐसे अपराध हैं, मामले हैं, उसमें सरकार को समय समय पर सुझाव दिया जाता है। जैसे पहले कमेंट पास करते थे लड़कियों पर लज्जा अनादर करते थे तो सजा पहले 1 साल थी, अब वर्तमान में 3 साल की सजा है। पहले पीछा करने का अपराध नहीं था, लेकिन निर्भया कांड के बाद 2013 में अमेंडमेंट करके, क्योंकि रेप जैसे गंभीरतम अपराधों में सबसे पहले अपराध होता है पीछा करने का, तो आईपीसी की धारा 354D जो जेएस वर्मा कमेटी की अनुशंसा पर जोड़ी गई थी, वहां पर इस धारा में पीछा करने का अपराध बनाया गया। पहली बार में जमानती है और दूसरी बार में अजमानती है। तो ऐसे कई अपराध जो पहले छोटे दिखते हैं और बाद में वो गंभीरतम रूप लेते थे, उनके संबंध में समय समय पर महिला आयोगों ने एक्शन लिया और उसके संबंध में सरकार को सुझाव दिया। ठीक है, और सरकार ने कई सिफारिशें इनकी माना। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और आता है, एक व्यक्ति ने महिला के साथ रेप किया, महिला हो गई गर्भवती, रेपिस्ट को जेल हो गया। अब क्या महिला चाहेगी कि मैं रेपिस्ट के बच्चे को अपने गर्भ में पालूं या उसको जन्म दूं? लेकिन गर्भपात कारित करना धारा 312 आईपीसी के अंतर्गत, पीसीपीएनडीटी एक्ट जो बना हुआ है उसके अंतर्गत महिला स्वयं भी अपराधी हो जाएगी। वो मिसकैरेज अगर खुद करती है या करवाती है, सहमत देती है, जो डॉक्टर करेगा वो भी जेल जाएगा। तो ये महिला की गरिमा के
सम्मान के खिलाफ है कि नहीं है। तो अब ऐसे मुद्दे हैं कि रेपिस्ट को जेल भेज दिया, लेकिन बच्चा गर्भ में आ गया है, और वो भी किसका बच्चा है? रेपिस्ट का, जिसको जेल भेजवाई है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि बच्चे को कब जन्म देना है, कब जन्म नहीं देना है, ये महिला का अपना जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत भी फंडामेंटल राइट है, और 6 सप्ताह तक के बच्चे का वो मिसकैरेज कर सकती है। ठीक है, करवा सकती है। कुछ परिस्थितियां हैं, उनकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि ऐसा नहीं होता कि जब मन पड़ेगा तब, वहां पर कुछ बातों को ध्यान में रख करके, प्रक्रिया का पालन करके और उचित सलाह लेकर के, और उसकी समस्त जानकारियां सरकार को भी होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कई जो विडंबनाएं या कई ऐसे समस्याएं महिलाओं के साथ आती थीं, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए महिला आयोग ने काफी अच्छे कार्य किए, और इनकी बातों को कई जगह सरकार ने माना भी। हाँ, दुर्भाग्य की बात है कि मणिपुर की घटना पर महिला आयोग ने एक्शन नहीं लिया है। ठीक है, चलिए आगे। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है, इनके कार्य क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि महिला आयोग के कार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है आपको। तो महिला आयोग के क्या कार्य हैं? तो महिला आयोग का कार्य है कि महिलाओं की दशा सुधारने की सिफारिश करना। अब देखो, जहां जहां ये वर्ड पढ़ेंगे, सिफारिश करना, वहां से क्या है, इसकी आलोचना तैयार हो रही है। सिफारिश करती है महिला आयोग, लेकिन सरकार पर बाध्यता नहीं होती कि माने, चाहे तो माने चाहे ना माने। क्यों? क्योंकि सरकार में या विधानसभा में या लोकसभा में या संसद में, मान के चलिए, तो संसद में क्या महिलाओं की संख्या इतनी है कि अगर उनकी बात ना मानी जाए तो महिलाएं सब एक और कहें कि नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात मानना चाहिए? तो अधिकतर तो संसद भवन में बैठे हुए पुरुष हैं। मान लो राज्य से संबंधित शिकायतें हैं, राज्य विधानसभा में गई तो वहां भी सबसे ज्यादा पुरुष हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे लिंगानुपात है, उस अनुपात में महिलाओं को सीट तो मिली नहीं है विधानसभा और संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में। तो कई बार इनकी सिफारिशें मानी नहीं जाती। सरकार के ऊपर है कि सरकार माने या ना माने। ठीक है, तो ये सिफारिश करेंगी। फिर महिला कारागारों का निरीक्षण करना। महिला जो बंदी गृह होते हैं, जहां महिलाएं जेल में हैं किसी कारणवश, तो वहां पर उन कारागारों या बंदी गृहों का निरीक्षण करने का काम भी महिला आयोग का। तीसरा है संवैधानिक विधिक उपचारों की जांच और परीक्षा करना। ऐसा तो नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया कि महिलाएं थाने नहीं जाएंगी और पुलिस अधिकारी थाने बुला करके उनकी परीक्षा कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान 160 धारा का उल्लंघन कर रहा है। तो अगर ऐसी शिकायत भी मिलती है, हालांकि उसमें थाना प्रभारी का एक बचाव आ जाता है, क्या कहेगा वो कि ये खुद आ गई थी, तो अपने से आकर के गवाही देना कोई मनाही नहीं है, लेकिन बुलाएगा नहीं, उसमें ये लिखा है। तो अब बचाव के लिए तो रहता ही है कि पुलिस अधिकारी तो बोल ही देगा कि यहां पर हमने बुलाया नहीं है, ये खुद आई थी FIR दर्ज कराने के लिए, तो इनका बयान हमने यहां ले लिया है। और अगर थाना प्रभारी ने बुलाया है या विधिक अधिकारों का उनका उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में पति ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया, फिर भी वो पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसे उनके विधिक और संवैधानिक उपचारों की जांच करेगी और उसकी परीक्षा करेगी और उनके संबंध में उचित प्रवर्तन के लिए सरकार को सिफारिश करेगी। फिर संघ और राज्य के तहत महिलाओं के विकास के प्रगति का मूल्यांकन, कि पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, अब क्या है। जैसे नौकरी के संबंध में, कार्य के संबंध में, ठीक है, अभी लाडली बहना योजना चल रही है, तो यहां पर पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, अब क्या थी। तो राज्य के संबंध में, संघ के संबंध में, दोनों के तहत महिलाओं के विकास की सतत प्रगति का मूल्यांकन करने का काम भी महिला आयोग का है। आगे है मुकदमे में वित्तीय सहायता प्रदान करवाना। अब केस लड़ तो रही है महिला, लेकिन उसके पास पैसे है ही नहीं है, तो जब पैसे नहीं होंगे महिला के, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, तो वित्तीय सहायता, सरकार की कई स्कीमें हैं, जैसे अभी निर्भया फंड हो गया, तो निर्भया फंड से पैसा दिलवाने की सिफारिश, या बाकी जगह जैसे निःशुल्क विधिक सहायता, मैंने कहा केस लड़ना है महिला को पति के खिलाफ मेंटेनेंस के लिए, या किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर तेजाब डाल करके भाग गया, ठीक है, लक्ष्मी बनाम भारत संघ का एक केस था जिसमें छपाक फिल्म बनी थी, ठीक है, तो वहां पर अब महिला के अधिकारों का प्रवर्तन, अब आप कहोगे उसे जेल तो भिजवा दिए, जेल चला गया, अब महिला का शरीर जला गया है या महिला के साथ कोई अपराध करके भाग गया है, महिला का इलाज कौन कराएगा, घर वाले गरीब हैं या जिसने अपराध किया वो खुद गरीब है, अब क्या होगा, जेल भिजवाने से न्याय हो जाएगा। तो महिलाओं को वित्तीय सहायता केस लड़ने के लिए और बाकी उनकी चिकित्सीय उपचारों के लिए, जहां पर भी फाइनेंशियली सपोर्ट की आवश्यकता हो, वहां पर यह सरकार से उसकी समय समय पर मदद कराने की या मदद करने की भी सिफारिश कर सकती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनता है कि अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे पहले IPC था और अब आ गया BNS,
तो कानून में लिखना, एक्ट में लिखा तो बहुत चीजें हैं महिलाओं के संबंध में। जैसे मैंने अभी एक वर्ड बोला था महिलाओं का, स्त्रियों का अशिष्ट रूपण। अशिष्ट रूपण का मतलब है कि किसी भी प्रकार से कोई भी महिला की ऐसी आकृति बनाना जो महिला की अशिष्टता संबंधित, मतलब महिला को वहां अशोभनीय हो, महिला के देखने योग्य ना हो, या उसकी ऐसी आकृति बना देना जिससे महिला का अशिष्ट रूपण होता हो। चाहे वह चुंबकीय लाइट चलती है आजकल तो लेजर लाइट के माध्यम से, चाहे अपने पेन के माध्यम से, चाहे किसी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अगर ऐसी आकृति या कलाकृति बनाई जाती है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आती है, जो महिला को अशिष्टतापूर्ण हो या महिला के लिए अशिष्टतापूर्ण दर्शित करने वाली हो। यहां तक कि जो रैपर होते हैं जिसमें पैकिंग की जाती है, तो जो पैकिंग करते हैं उस पर भी महिला की अशिष्टता वाले कोई भी रैपर उसमें नहीं लगाए जाएंगे, कोई कार्टून, कोई भी पंपलेट ऐसे नहीं छापे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही है, इनके प्रभावी क्रियान्वयन हो कि केवल लिखा ना रह जाए। एक वर्ड आपने और अपने आम जीवन में सुना होगा, पेपरों में लिख करके आता है कि राधा बदला हुआ नाम। ठीक है, उसके साथ यदि रेप हुआ है या 354 जैसे अपराध हुए, ऐसे कोई गंभीरतम अपराध हुए, तो वहां महिला का नाम ओपन नहीं किया जाता। मीडिया महिला का नाम ओपन नहीं कर सकती है, दंडनीय अपराध है आईपीसी की धारा 228 में। ठीक है, तो अब उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो। अब मीडिया में तो नहीं है, लेकिन आजकल जो मोबाइल लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग गए हैं, आजकल हर घर में पत्रकार हो गए, मोबाइल लेकर के रिकॉर्डिंग करने लगते हैं लाइव। अगर उसका नाम आपने प्रकाशन किया तो आईपीसी की धारा 228A के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, तो वहां पर उसका नाम ओपन ना होने पाए, महिला की गरिमा, उसका सम्मान बचाया जा सके। अगर उसकी शरीर या उसका कहीं पर जो शव पाया गया है या उसको छद विछद अवस्था में महिला पाई गई, तो वहां पर उसकी जो फोटो होगी वायरल ऐसी ना हो जाए कि जो उसके सम्मान के खिलाफ हो। तो इसलिए देखा होगा कई बार उसमें वो स्पष्ट चित्र नहीं दिखाया जाता है। जैसे मणिपुर की घटना आ रही थी तो वहां पर कुछ चीजें उसमें ब्लर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अधिकारों का ये प्रवर्तन करना, क्या प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का काम भी इन्हीं का है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक अनुसूची बनी है। जब भी लड़के और लड़की का विवाह होता है तो विवाह के बाद अनुसूची में यह लिखा हुआ है कि जितना भी सामान लड़की या लड़के को विवाह के समय में या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात शादी के संबंध में मिला है, उन सब की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक सूची बनाई, और सूची बना करके वस्तुओं का नाम, क्या वस्तु मिला है, उसकी लागत मतलब कितने की होगी लगभग अनुमानित मूल्य, और किसने दिया है और संबंध क्या है। जैसे फूफा ने दिया है, मामा ने दिया है, चाचा ने दिया है, किसने दिया है, कितने का सामान दिया, इसकी लिस्ट बना करके दोनों साइन करके अपने अपने पास रखेंगे, वर पक्ष से भी और वधु पक्ष से भी। हमारे यहाँ की प्रथाओं में वर के यहाँ भी जो वधु आती है, खिचड़ी वगैरह बोलते हैं, उसमें कुछ चीजें उसको दी जाती हैं, गिफ्ट दी जाती है, कंगन छुड़ाई में पैसा दिया जाता है, जो परछन होता है जब घर के अंदर जाती है तब पैसा दिया जाता है। तो ये जितनी चीजें भी दी जाएंगी उन सबके संबंध में जितनी जल्दी हो एक सूची बना करके रखा जाता है, और लड़के को भी जो सामान मिला है उसकी भी सूची, लड़की की भी सूची, दोनों बना करके विवाह के पक्षकार आपस में रखेंगे। जो भी दहेज मिला है, लड़की के पिता ने शादी में जो सामान भी दिया है उसमें पति का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, उसमें मतलब पति के ससुराल वालों का, बाकी उनमें दोनों की संपत्ति होती है। पति या पति के जो रिश्तेदार होंगे या उनके परिवार वाले होंगे उनका कोई भी उसमें अधिकार नहीं। हाँ, पति और पत्नी दोनों को जो सामान मिला है उसमें आधा आधा का हकदार होगा, पति और पत्नी का आधा आधा हिस्सा होगा। परंतु स्त्री धन जो मिलता है, जो चढ़ाव बोलते हैं, उस पर महिला का अपना एब्सोल्यूट राइट है, और जब कभी भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो स्त्री धन सबसे पहले छीन के रखते हैं लोग। तो स्त्री धन प्राप्त करने का अधिकार भी महिला का है, महिला उसे कभी भी अपने ससुराल वालों से ले सकती है। और जितनी भी चीजें दहेज में या शादी के समय में दी गई हैं, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी किसको दे देना चाहिए, ससुराल वालों को जो सामान मिला है शादी के समय में महिला को प्रदान करना चाहिए। महिला का अधिकार है वो। 3 महीने के भीतर पेश कर दो, या 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी हुई तो जैसे ही 18 साल की होती है उसके 3 महीने के भीतर उसको पैसा मिलना चाहिए। मान लो नहीं लौटाया है और मर गई तो पूरा पैसा, पूरा सामान किसको लौट करके मिल जाएगा, पत्नी के, महिला के माता पिता को। और अगर मान लो 1-1.5 साल का समय हो गया, महिला की कोई संतान हो गई और महिला मर गई, तो दहेज का पूरे सामान का हकदार कौन हो जाएंगे, उनके पुत्र पुत्री।
ठीक है, तो ये सब अधिकार जो मैंने कहा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में लिखे हैं। पीसी-पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जो गर्भधारण पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसके संबंध में इसमें प्रावधान है, ठीक है, कि महिलाओं का जीवन बचाने के लिए, ये नहीं कि महिला के गर्भ में पल रहा कोई बच्चा है और वहां पर महिला का जीवन उसके कारण समाप्त हो सकता है, कोई डिसीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है और अब गर्भपात कारित करना अपराध हो जाएगा। तो इसके आधार पर अब कई ऐसी चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कहा है और एक्ट में भी बनाकर दिया गया है कि एक लीगल प्रोसेस का पालन करते हुए गर्भपात कारित किया जा सकता है। तो ये कार्य आपको ध्यान रखना है। अब वर्ड आता है इसके बाद शक्तियों का। तो शक्तियां जनरली जब पीएससी पूछती है तो शक्तियां इसमें क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां। सिविल न्यायालय की क्या शक्तियां होती हैं? तो सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं कि शपथ पर वो साक्ष्य ले सकता है, शपथ पर साक्ष्य, किसी भी पक्षकार को बुलाने के लिए समन कर सकता है, किसी पक्षकार को बुलाने के लिए समन, अभिलेख मंगाना। अभिलेख कहां से मंगा सकते हैं? तो न्यायालयिक कार्यवाहियों में भी मंगा सकते हैं न्यायालय की परमिशन से। किसी अन्य डिपार्टमेंट के संबंध में कोई कागज है तो वहां से मंगा सकते हैं, जैसे थाने वगैरह में कोई कागज है तो वहां से, तो अभिलेख मंगाना। उसे लगता है कि कहीं पर जांच कराना चाहिए तो वह कमीशन जारी कर सकती हैं अधिकारियों का, कमीशन जारी करने की शक्ति। ये सब शक्तियां किसके पास हैं? महिला आयोग के पास। हालांकि हर आयोग के पास शक्तियां होती हैं तो इसको ध्यान रखना। और महिला आयोग की क्या शक्तियां होती हैं, तो जो अभी उद्देश्य में पढ़ा था वो शक्तियां ही तो हैं, ठीक है। क्या शक्तियां? अगर मामला आया है महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी तो उसकी जांच करना, सरकार को सिफारिश करना, ये सब कार्य में आएंगी, शक्तियों में आएंगी। सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, सिफारिश करने की शक्तियां हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की शक्तियां हैं। कानून में अगर कोई कमी है, जैसे बहुत से अपराध पहले नहीं थे अब अपराध आ गए, कुछ अपराध पहले जमानती थे अब जमानती हो गए, पीछा करने का अपराध जमानती है, दूसरी बार में जमानती हुआ। तो ऐसे बहुत सी चीजें जो हैं जो कानून में पेचीदगी पैदा करती हैं, उनके संबंध में यह सिफारिश करेगी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगी, ठीक है। तो यह है महिला आयोग के कार्य एवं शक्तियां। अब क्या महिला आयोग की कोई उपलब्धियां भी हैं? तो महिला आयोग की कई उपलब्धियां हैं। महिला आयोग ने समय समय पर कई जन आंदोलन चलाए हैं या महिलाओं के अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए जन आंदोलन चलाया, जन जागृति फैलाया, जागरूकता अभियान चलाती है। महिलाओं के अधिकारों के प्रति समय समय पर कई आयोजन रखती है और उसमें सरकार को इस मामले की सिफारिश करती है, सरकार उनकी कई सिफारिशें माना भी है। तो यहां पर इनकी कई उपलब्धियां या बड़ी उपलब्धियां भी इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। पारिवारिक अदालतों में महिलाओं से संबंधित मामलों को उठाने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, कुटुंब न्यायालय से बोलते हैं, उनके संबंध में महिला आयोग का एक अविस्मरणीय कार्य रहा है, ठीक। भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा, ठीक है, कार्यशालाओं, परामर्श, इन सब के संबंध में उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अब जब अच्छे काम किए तो इनके साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो इनकी समस्याएं, खासतौर से मध्य प्रदेश पीएससी में जब क्वेश्चन है समस्याएं ज्यादा पूछता है, या समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या हैं, आलोचनाएं क्या हैं। तो इसकी समस्याएं सबसे पहले तो यही है कि टोटल कितने मेंबर पढ़ा आपने, सदस्य सचिव सहित 7। तो एक तो कर्मचारियों का अभाव हो गया, ठीक है। समस्याएं क्या हुई? कर्मचारियों का अभाव। किसका अभाव है? कर्मचारियों का। क्या इसके पास कोई फंडिंग है, अपने से पैसा दे सकती हैं? तो पैसा दिलवाने की सिफारिश करेंगी तो यहां अपर्याप्त निधि या पृथक बजट ना होना, पृथक से इसके संबंध में लेखा ना होना, तो यहां पर अलग से इनके पास पैसे नहीं है, ये केवल अनुदान पे, सरकार के अनुदान पर ही होती हैं। तो इसको ध्यान रखना है। आयोग की समस्या सबसे बड़ी है कि ये केवल सिफारिश कर सकती है। तो क्या कर सकते हैं? केवल सिफारिश करने की शक्ति है। सिफारिश मानना या ना मानना, इसके लिए इसके पास कोई शक्ति नहीं। सिफारिश कर दिया, ऐसा होना चाहिए, सरकार चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। तो ये इसके अंतर्गत इनकी समस्याएं। और आयोग के सदस्य की नियुक्ति में क्या अध्यक्ष से पूछा जाता है? तो अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है। अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप। एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया, उसके साथ काम करने वाले 5 लोग। अब 5 लोगों से जब काम कराना है उसे, तो होना यह चाहिए कि वह उसे भी नियुक्ति करते समय उससे भी कम से कम एक सिफारिश तो ले लो।
लेकिन बिना उसकी सिफारिश के 5 लोग, मतलब एक तरह का बैठा दिया जाएगा कि अब आपको इनके साथ काम करना ही है, जबकि महिलाओं के मामले संवेदनशील वाले मामले हैं। लेकिन ऐसे संवेदनशील मामलों में भी जो सदस्य होंगे, सदस्य की नियुक्ति में किसी प्रकार से अध्यक्ष से कोई भी परामर्श ना लेना, यह भी इसकी कमियां लिख सकते हैं। सदस्यों की नियुक्ति में अध्यक्ष से परामर्श ना प्राप्त करना, नियुक्ति में अध्यक्ष की नगण्य भूमिका या भूमिका नहीं, ठीक है। सरकार सिफारिश मानेगी कि नहीं मानेगी, इसके लिए कोई इनके पास विशेष प्रक्रिया नहीं है, मतलब लॉ में भी विशेष प्रक्रिया नहीं कि सिफारिश मानना है कि नहीं मानना है। हाँ, नहीं मानोगे तो केवल बता दो, बस इतना ही है, और उसके बाद इस आयोग का कोई काम नहीं। अभी मैंने आपको कहा था कि मणिपुर की घटना पर महिला आयोग ने एक्शन नहीं लिया, जबकि छोटी छोटी घटनाओं पर एक्शन हो जाता है। तो ये भी क्या है, अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप। आप बता सकते हैं इसमें कि भाई क्यों नहीं लिया है, इसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहेगा। अब इसके समाधान की बात आती है कि समाधान के संबंध में कोई सुझाव दीजिए। तो इसमें आपका आता है सुझाव में कि सदस्य की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होना चाहिए, सामान्यतः अध्यक्ष के पास होना चाहिए, ठीक है, अध्यक्ष के पास होना चाहिए, और आयोग का एक पृथक बजट हो, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन्हें समय समय पर पर्याप्त अनुदान प्रदान करे। ये आप अपने सुझाव में, कि समस्याएं तो दुनिया बता देगी, सुझाव भी तो बताओ। तो जब कभी भी समस्याएं लिखने के लिए आए तो आपको सुझाव, कैबिनेट स्तर का मंत्री दर्जा होना चाहिए, जो राज्य में डायरेक्ट है, इसमें लिखा नहीं है, हालांकि होता है, परंतु ऐसा स्पष्ट आप प्रावधान लिख सकते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा अध्यक्ष को प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, पृथक बजट होना चाहिए, और राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को इनके संबंध में पर्याप्त अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। तो ऐसे आप लिख करके, और अगर कोई करंट की घटना है जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक्शन लिया हो, उसको आप निष्कर्ष में लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, उसके कार्य, शक्तियां, क्या उपलब्धियां हैं, क्या सुझाव हैं, क्या समस्याएं हैं, ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो इसमें आपके कई प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे। तो एक बार देखिए, और जैसा रहे फिर अपना कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दीजिएगा, ताकि फिर आगे की वीडियो भी इसमें आगे बनाएं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।